तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। और आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 10th, जी हाँ दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था, हम सभी ने एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए थे। आज की इस क्लास में हम सभी जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जो कि सेक्शन आपका यानी खंड ख, ग और घ, इन सभी सेक्शन को आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं दोस्तों। यानी 31 से 38 तक, ठीक है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका अंक जो 2 अंक निर्धारित है। इसमें 8 प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से किसी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 39 से 46 लघु उत्तरीय 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से किन्हीं जो आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड ग में 6 प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और 5-5 अंक का ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों खंड ग में। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को खंड ख, ग और घ, इन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो अधिक से अधिक जुड़ सके द क्रैक बोर्ड एग्जाम चैनल के माध्यम से और अपना जो एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सभी जो खंड क में खंड ग में जो कि पहला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 में, गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो कैसे लोगों को देना चाहिए योग शिक्षा? तो जिसका मन जो चंचल इधर उधर भटकता है, वैसे लोगों को योग शिक्षा नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गोपियों ने कहा कि उद्धव को योग शिक्षा उन लोगों की देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, क्योंकि प्रेमियों के लिए योग जो निरर्थक है, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम क्या था? तो मूर्ति के निर्माता का नाम क्या था? तो हलदार था। तो मूर्ति के निर्माता का नाम हलदार था नेताजी के चश्मा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे थे? जब यात्रा कर रही थी लेखिका, कवि जो है यात्रा कर रही थी, तो उसने कौन कौन से वृक्ष देखी थी यात्रा के दौरान? तो लेखिका ने देवदार का वृक्ष देखा, चीड़ का देखा, भोजपत्र देखा, रेडोडेंड्रॉन के वृक्ष को देखा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं? कवि जो बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कवि जो किसानों की फसलों की प्यास बुझाने, क्योंकि धरती जो सूख जब जाता है तो सभी आशा करते हैं कि बारिश जल्दी और मेरा फसल जो अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, तो कवि किसानों की फसलों की प्यास बुझाने और धरती को हरा भरा करने के लिए जो बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहे हैं, ताकि उसका धरती जो हरा भरा हो जाए घास फूस से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नवाबी नखल के व्यक्तित्व ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? मीन्स क्या उसको देने की बात कही दोस्तों लेखक ने लिखी? ठीक है, तो नवाबी नखल ने व्यक्तित्व के लेखक को नौकरी देने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, नौकरी देने की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? शहनाई सीखने कहाँ पे जाते थे? कौन? तो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है दोस्तों, शहनाई सीखने कहाँ जाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई सीखने के लिए, आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी के किनारे और बालाजी मंदिर में शहनाई का रियाज करते थे। बालाजी मंदिर में शहनाई का रियाज करते थे। कहाँ जाते थे? तो गंगा नदी के किनारे, जहाँ की वहाँ पे एक बालाजी मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे वह शहनाई का रियाज करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या था? एक कहानी यह भी, इसमें आप सभी जानते हैं कि इसकी बड़ी बहन का नाम क्या था दोस्तों? तो रेणु था। तो लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम रेणु था। ठीक है दोस्तों, रेणु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? गीत के सुर से भटक जाता है, उसको कौन संभालता है? गीत के अंतरे से भटकने वाला गायक को संगीतकार संभालता है। कौन संभालता है? तो संगीतकार। ठीक है दोस्तों, तबला, हारमोनियम, संगत ये सब जो बजाता है तो उसको कौन संभालता है? जो उसके शिक्षक होते हैं, संगीतकार जो उसको सिखाते हैं, वो संभालते हैं। अब आप सभी का यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों 39 से 46। ठीक है, जो कि 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जो कि सारा मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। तो सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों
चिढ़ाया उसका क्या परिणाम हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि माता का आंचल का जो चैप्टर है हिंदी का, ठीक है दोस्तों, उसमें जो सो पाठ में बेजू और बच्चों बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, किसको चिढ़ाया था बच्चों ने। तो माता का आंचल पाठ में जो सो बेजू और बच्चों ने फौजदार साहब को चिढ़ाया था, फौजदार साहब को, ठीक है, फौजदार साहब को चिढ़ाया। वे उनके डरावने हाव भाव, भारी आवाज और सख्त व्यवहार का मजाक उड़ाते थे। बच्चे उन्हें देखकर डरते भी थे और छिप छिप कर उनकी नकल करते थे, और छिप छिप कर उसको देखते थे और उसका जो सो नकल करते थे। इसे चिढ़ाने का परिणाम, ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ इसे हो जाएगा। इसे चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि फौजदार साहब गुस्से में आकर बच्चों को डांटते और डराते, ठीक है। इससे जो सो गुस्सा आकर फौजदार साहब क्या करते थे, बच्चों को डांटते थे और डराते थे। इससे बच्चों के मन में भय और बढ़ जाता था, इससे बच्चों के मन में जो सो भय बढ़ जाता था। लेकिन साथ ही उनकी शरारतें भी कम नहीं होती थी, लेकिन उनकी शरारतें भी बढ़ती जाती थी, किसकी, तो बच्चों की, ठीक है दोस्तों। फौजदार साहब डांटते थे। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 40। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता ये जो सो बताई है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है दोस्तों। तो लक्ष्मण के अनुसार अगर देखें तो वीर योद्धा वही होता है जो निर्भय, निडर, नहीं डरता है और साहसी होता है, ठीक है। आत्मसम्मानी, अपने आत्म के लिए जो सो अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। पराक्रमी हो, वह शत्रु से भी कभी भयभीत ना हो, शत्रु से भी कभी जो सो भयभीत ना हो, डर के जो सो निडर होकर जो सो अपना सामना करे शत्रु का, ठीक है दोस्तों। और अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता है, अन्याय के सामने जो सो सिर जो सो नहीं झुकता उसका। तो वैसे लोगों को जो सो लक्ष्मण ने वीर योद्धा कहा है दोस्तों, सिर नहीं झुकता। वीर योद्धा अपने सम्मान और स्वाभिमान, वीर योद्धा जो होते हैं सो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, बताए ना। और निडर होकर जैसे युद्ध में अगर उतर गए तो परिणाम को नहीं देखते कि हम बचे या ना बचे, अपने योद्धा के लिए जो सो सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। वह संकट में भी धैर्य बनाए रखता है और युद्ध भूमि में पीछे हटना कायरता समझता है, अगर पीछे हट गए तो वो कायरता समझता है, अपना हार समझता है, इसलिए जो सो कभी जो सो हार नहीं समझता वीर योद्धा जो होते हैं। लक्ष्मण ऐसे ही गुणों की वीरता का प्रतीक मानते हैं लक्ष्मण को, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण भी ऐसे ही एक योद्धा थे, राम के भक्त थे, राम का भाई थे लक्ष्मण, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए पूछा गया है, पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, पान वाला और एक हलदार साहब, इसके सोच में क्या अंतर था। तो पान वाले और हलदार साहब के बीच में सोच के में अंतर स्पष्ट करने बोला गया। अंतर क्या था, तो स्पष्ट अंतर था कि क्या था, तो यहाँ से आप सभी का जो सो उत्तर स्टार्ट होता है दोस्तों। पान वाला भावनाओं और देशभक्त से जुड़ा था, पान वाला किससे जुड़ा था, तो देशभक्ति से जुड़ा हुआ था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनका सम्मान करना चाहता था, नेताजी की मूर्ति पर जो सो चश्मा लगाकर उनका सम्मान करना करना चाहता था, और उसे उसका चश्मा भी जो सो अत्यधिक बिकता था। उसके लिए भाव और श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण थे, उसके लिए जो सो उसका भाव और श्रद्धा जो सो अत्यधिक महत्वपूर्ण थे वो, और वे हर रोज जो सो चश्मे वाला चश्मा बदल दिया करते थे नेताजी की मूर्ति पर, ठीक है। वही हलदार साहब व्यवहारिक और तर्कसंगत सोच रखते थे, व्यवहारिक और तर्कसंगत सोच रखते थे। वे मूर्ति की बनावट, सौंदर्य और औपचारिक नियमों को अधिक महत्व देते थे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा है, देखिए कि इस प्रकार पान वाले की सोच भावनात्मक थी, पान वाले की सोच कैसी थी, तो भावनात्मक थी, जबकि हलदार साहब की सोच क्या थी, तार्किक और औपचारिक थी, ठीक है, तार्किक और औपचारिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि ये भी 3 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए आंख जो सो नहीं हट रही है क्योंकि फागुन ऋतु में प्रकृति और अपने सौंदर्य के साथ खिल उठती है, ठीक है, फागुन के महीने में। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली, मधुर और हवा उल्लास का वातावरण होता है फागुन में। आप सभी जानते हैं कि फागुन में क्या होता है, होली भी होती है, और उसमें पेड़ पौधे में जो सो हरियाली भी होती है, ठीक है दोस्तों, सभी जो सो खिल उठते हैं फूल। यह ऋतु मन में आनंद, प्रेम
और उत्साह भर देती है। यह ऋतु जो सो मन में क्या आनंद, प्रेम और उत्साह भर देती है। प्रकृति का यह मनोहारी रूप कवि को इतना आकर्षित करता है कि वह उससे दृष्टि नहीं हटा पाता, उससे दृष्टि आंख जो सो नहीं हटा पाता, उसकी सुंदरता को देखकर उसमें जो सो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। झील मिलाते सितारों की रोशनी, झील मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो किस तरह से जो सो सम्मोहित कर रहा था। झील मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया जो सो गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक लेखिका को स्व परलोक जैसी प्रतीत हो रहा था। स्व परलोक, ठीक है दोस्तों, परलोक जैसी जो सो प्रतीत हो रहा था। रात के समय पहाड़ों पर फैली रोशनी, रात के समय पहाड़ों पर फैली रोशनी, शांत वातावरण, क्योंकि रात में आप सभी जानते हैं कि हल्ला उल्ला नहीं होता, शांत वातावरण होता है, चमकते सितारे होते हैं, आकाश में तारे चमकते हैं और शहर में जो सो अत्यंत शहर को अत्यंत सुंदर बना रहे थे, शहर को जो सो अत्यंत सुंदर बना रहे थे। यह दृश्य लेखिका के मन को शांति और आनंद से भर देता है। लेखिका के मन को जो सो शांति और आनंद से भर देता है। गंतोक की प्राकृतिक सुंदरता उसमें मंत्र मुग्ध कर देती, उसमें मोहित हो जाती। वह उस क्षण को लंबे समय तक याद रखना चाहती है, लंबे समय तक याद रखना चाहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है। तो लखनवी अंदाज जो चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, तो लेखक ने जो सो किस पर व्यंग किया है। तो लखनवी अंदाज पाठ में जो सो लेखक ने मुख्यतः दिखावटी पर जो सो व्यंग किया। दिखावटी शिष्टाचार, बनावटी तहजीब और झूठी विनम्रता पर व्यंग किया, यानी जो सो असलियत नहीं है, झूठी विनम्रता पर व्यंग किया है। लोग बाहर से अत्यंत विनम्र दिखाई देते हैं, लोग जो सो बाहर से अत्यंत पोलाइटनेस दिखाई देते हैं, विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वैसे नहीं होते, भीतर से अपने आप में स्वार्थी होते हैं सभी को, लेकिन भीतर से स्वार्थी या संवेदनशील होते हैं। लेखक ने लखनवी संस्कृति के इस बनावटी पक्ष को हास्य और व्यंग के माध्यम से उजागर किया, हास्य और व्यंग के माध्यम से जो सो उजागर किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब, ठीक है दोस्तों, विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। विस्फोटक जो सो कब कैसे हुआ था, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हुआ था, तो उसको जो सो किस प्रकार से सभी को भोगी। लेखिका ने तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता महसूस किया जब उन्होंने हिरोशिमा में हुए परिणाम विस्फोटक की भयानक त्रासदी और उनके प्रभावों के बारे में जाना, उनके प्रभावों के कि विस्फोटक के जो कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। मानव जीवन पर पड़ रहे गहरे घाव, मानव जीवन पर पड़ रहे गहरे घाव, ठीक है दोस्तों, मानव जीवन पर पड़ रहे गहरे घाव, विनाश और पीड़ा को देखकर लेखक का मन द्रवित हो गया, लेखक का मन जो सो द्रवित हो गया, पिघल गया, मन जो सो उसका हृदय जो सो पिघल गया। उन्हें लगा कि यह पीड़ा केवल जापान की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है, पूरी मानव जाति के लिए है। हिरोशिमा पर जो विस्फोट हुआ था, बम जो गिराया गया था, जो सो पूरी मानव जाति के लिए खतरा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जो कि 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगीतकार जो व्यक्ति होते हैं, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में देख सकते हैं उनको। संगीतकार जो संगीत सीखते हैं, ठीक है दोस्तों, जो संगीत सिखाते हैं उनको किन किन क्षेत्रों में और देख सकते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति केवल संगीत में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जैसे वे हो गए शिक्षक के सहायक, नेता के सहयोगी, कलाकार के साथी साथी और समाज में पृष्ठभूमि में रहकर काम करने वाले
लोग होते हैं समाज में जो सो पृष्ठभूमि पर अपने जमीन पर अपने धरती पर जो सो रहकर जो सो काम करने वाले होते हैं। कौन? संगतकार। ऐसे लोग स्वयं आगे ना आकर भी मुख्य व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका योगदान भले ही दिखता नहीं पर वह अत्यंत आवश्यक होता है। उसका भले ही जो सो वो कुछ करता है उसका योगदान दिखे या फिर ना दिखे, लेकिन यह जो सो अत्यंत आवश्यक है। अब जो सो आप सभी का यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कि 5-5 नंबर का पूछा जाता है। देखिए आपके क्षेत्र में जो सो बार-बार बिजली कट रही है, ठीक है दोस्तों? आपके क्षेत्र में जो सो बार-बार बिजली कट रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखे, यानी आवेदन पत्र लिखने बोला जा रहा है। बिजली जो सो बार-बार कट जा रहा है, जिसके कारण से बच्चों को यानी पढ़ाई में दिक्कतें हो रही, बाधाएँ हो रही। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो सो एक आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी जानते हैं कि सेवा में से स्टार्ट करना है दोस्तों। जैसे कि सेवा में तो किसे लिखना है, तो अधीक्षण अभियंता महोदय को लिखना है। किसके बारे में, तो विद्युत विभाग को। ठीक है, किसके बारे में, विद्युत विभाग को। कहाँ आप जहाँ से लिख रहे हैं, गिरिडीह से लिख रहे हैं तो गिरिडीह, धनबाद से तो धनबाद। ठीक है, और वहाँ का विभाग का नाम क्या है, विद्युत विभाग का नाम। यहाँ पे विद्युत विभाग का नाम भर देना है और ब्रैकेट में लिख देना है गिरिडीह धनबाद। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि विषय में क्या है, तो बार-बार जो है क्षेत्र में बिजली की कटौती। ठीक है, तो क्षेत्र में बार-बार हो रही बिजली कटौती के संबंध में जो सो यह आवेदन पत्र है दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी को जो सो पत्र लिखना है ताकि आपका 5 में 5 नंबर आ जाए। अब यहाँ पे देखिए महोदय, महोदय। ठीक है दोस्तों, महोदय के बाद आप सभी का यहाँ से जो सो स्टार्ट होता है, यहाँ से सीरियल बाय जो सो यहाँ पे आप सभी को 4 से 5 लाइन लिखना है, तब जाके आप सभी का जो सो 5 नंबर पूरा मिलने वाला है। और अगर ये फॉर्मेट को केवल बना देते तो आपका वैसे भी फॉर्मेट से आप सभी का 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। फॉर्मेट को देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से सेवा में और फिर नीचे जो होता है दोस्तों, ये सब अगर बना देते हैं, धन्यवाद, ये सब, तो ये आपका यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा और 3 नंबर जो है यहाँ लिखना पड़ता है दोस्तों, 3 नंबर। देखिए सविनय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र का, आपके मोहल्ले का जो लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र का, आपके मोहल्ले का जो लिखना है, यानी अपना नाम भर देना है, आपके क्षेत्र का जो सो अपना नाम भर देना है, जयराम। ठीक है, जयराम पंडित, मोहल्ले का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में, ठीक है दोस्तों, हमारे शहर में जो आप लिख सकते हैं, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में पिछले कई महीनों से बार-बार और या नियमित बिजली कटौती हो रही है। ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन में दिया गया था वही जोड़ दीजिए। इस कारण से विद्यार्थी की पढ़ाई अत्यंत प्रभावित हो रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को समस्या हो रहा है। परीक्षा के समय रात में अध्ययन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बिजली नहीं रहता तो पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। बिजली ना रहने से ऑनलाइन कक्षाएं, मोबाइल चार्जिंग तथा अन्य आवश्यक कार्य भी बाधित हो जाते हैं। अन्य आवश्यक कार्य भी जो सो बाधित हो जाते हैं। कई बार घंटों बिजली नहीं रहती, कई बार जो सो घंटों बिजली कट जाती, जबकि कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती। कोई पूर्व सूचना पहले से जानकारी नहीं दी जाती कि जो सो इतने बजे लाइन कटेगी। अतः आपसे जो सो विनम्र निवेदन है, आपसे अनुरोध है, इस प्रकार से लिखना है। आपसे जो सो आग्रह है। ठीक है दोस्तों, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। शीघ्र, अतः शीघ्र जोड़ डालना, अतः शीघ्र कर दीजिए, शीघ्र कर दीजिए, अतः शीघ्र और भी हो जाएगा बेटर। ठीक है दोस्तों, अतः शीघ्र समाधान किया जाए तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थी और आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता को राहत मिल सके। लास्ट में फिर दे देना है धन्यवाद, अपना नाम दे देना है दोस्तों। धन्यवाद हो गया, भावरीय यहाँ पे अपना नाम भर देना। जैसे कि मैंने वहाँ जयराम पंडित लिया था तो जयराम पंडित, पता कहाँ, गिरिडीह, तो गिरिडीह यहाँ पे भर दीजिएगा। और डेट, आज डेट कितना हो गया दोस्तों, जैसे कि आज का डेट है 19 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 19 जनवरी भर देंगे। और एग्जाम आप सभी जिस दिन दीजिएगा तो अपना एग्जाम का डेट दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में जो सो चित्र प्रस्तुत कीजिए। अपने शब्दों में जो सो चित्रण करना है। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, उसका वेशभूषा कैसा था। तो यहाँ पे देखिए बाल गोविंद भगत एक सच्चे क्या थे, एक लोक भक्त थे, देशभक्त थे। ठीक है दोस्तों,
बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधक और लोक भक्त थे। वे अत्यंत सरल, निश्छल, उसमें कोई छल नहीं था, सरल थे, निश्चल थे और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। उनके जीवन में आडंबर का कोई स्थान नहीं था। उसके जीवन में आडंबर, पाखंडी के लिए जैसे कोई स्थान नहीं था। वे भक्ति को जीवन का मूल्य उद्देश्य मानते थे और गीता भजन के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते थे। ईश्वर की आराधना करते थे। उनकी वेशभूषा भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप थी। वे साधारण धोती कुर्ता पहनते थे। वे साधारण से क्या, धोती और कुर्ता पहनते थे और सिर पर एक पगड़ी बांधे रहते थे। सिर पर एक पगड़ी बांधते थे। उनका पहनावा अत्यंत सादा था, अत्यंत में सरल था उसका पहनावा, धोती कुर्ता और जो सो माथे पे एक पगड़ी बांधते थे, जिससे उनकी त्याग भावना और सादगी झलकती थी। उसकी त्याग भावना जो सो और भी सादगी झलकती थी। वे भौतिक सुख सुविधा से दूर रहकर समाज को प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश देते थे। उनका व्यक्तित्व आदर्श और प्रेरणादायक था। ठीक है दोस्तों, किसका? बाल गोविंद भगत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए पूछा गया आत्मकथा कविता। आत्मकथा जो कविता है के माध्यम से प्रसाद जी की व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा की कविता में प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में जो झलक दिखती है उसके बारे में जैसे उसके व्यक्तित्व को जो सो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए आत्मकथा कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का संवेदनशील, आत्ममंथनशील, गंभीर व्यक्तित्व सामने आता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जो सो संवेदनशील, आत्ममंथनशील और गंभीर व्यक्तित्व सामने आता। वे अपने जीवन को संघर्षों से भरा मानते थे। अपने जीवन को संघर्ष से भरा मानते थे, परंतु उन संघर्षों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। वे जो सो कवि आत्मसम्मान से युक्त थे। आत्मसम्मान, अपने आत्मसम्मान से जो सो युक्त थे। वे मानते थे कि आत्मकथा लिखना आत्म प्रशंसा जैसा है, आत्म प्रशंसा जैसा है जो उन्हें स्वीकार नहीं। उन्हें उनके व्यक्तित्व में आत्मगौरव, विनम्रता, दार्शनिक दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद जी जीवन के अनुभवों को निजी मानते थे। प्रसाद जी जीवन के अनुभवों को निजी मानते थे। उन्हें अपने भीतर ही सहेज कर रखना चाहते थे। इससे उनका गंभीर, विचारशील, स्वाभिमान व्यक्तित्व प्रकट होता है। 50 में देखिए पूछा गया मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा आत्मकथा में की है। तो मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की जो सो चर्चा आत्मकथा में की है दोस्तों। देखिए मनु भंडारी ने जो सो अपनी आत्मकथा में अपनी माँ की जो सो त्याग और सहनशील भावना का जो सो उल्लेख किया है जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के त्याग, सहनशील और संघर्षशील जीवन का उल्लेख किया है। उनकी माँ अत्यंत सरल थी, कर्मठ थी, परिवार के प्रति समर्पित थी। मनु भंडारी की माँ। आगे देखिए वे आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद धैर्य नहीं खोती। बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे। अपने बच्चों के लिए जो सो भविष्य के लिए अनेक कष्ट, कई प्रकार के कष्ट भी सहे। माँ का व्यक्तित्व अनुशासनिक, अनुशासन प्रिय। ठीक है, माँ का व्यक्तित्व जो था सो अनुशासन प्रिय, संवेदनशील, आत्मबल से भरपूर था। मनु भंडारी के जीवन और व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी माँ? तो मनु भंडारी की माँ की जो सो महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 पूछा गया। इनमें से आप सभी का जो सो दीर्घोत्तरीय किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन हम सभी जो सो सभी प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपसे भी जो सो अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो किन्हीं 4 ही प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दिए गए संकेत बिंदुओं, यानी संकेत बिंदु दिया गया उनके आधार पर जो सो निबंध लिखना है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 150 शब्दों में जो सो निबंध लिखना है। तो कौन कौन सा दिया है? 2 दिया गया है यहाँ पे। 2 में से किसी एक विषय पर, देखिए किसी एक विषय पर लगभग जो सो निबंध लिखना है 150 शब्दों में। तो पहला हो गया पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, तो सबसे पहले हम सभी जो सो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे जो दूसरा निबंध बोला गया था लिखने।
ठीक है दोस्तों। तो इसका संकेत बिंदु क्या है, पहला जो सो प्रस्तावना है, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखकर डैश दीजिएगा, फिर प्रदूषण की समस्या लिखकर डैश दीजिएगा कि ठीक है दोस्तों। फिर वृक्षारोपण क्यों महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष। इस सभी जो सो सभी के बारे में 4 से 5 लाइन लिख दीजिएगा, तो इस प्रकार से 150 शब्दों में हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम में जो सो हेडिंग बना देना है। जिस विषय में आप लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बना दीजिएगा और प्रस्तावना लिखकर डैश दीजिएगा। पहले प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या है देखिए, पर्यावरण पर्यावरण जो सो मानव जीवन का आधार है, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। वायु हो गया, जल हो गया, भूमि, वन, पर्वत और जीव जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पर्यावरण में ये सब नहीं होंगे, वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, जीव जंतु, तो जैसे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और भौतिक विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक जो सो विकास के कारण जो सो पर्यावरण संकट में आ चुका है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, पहले से अधिक कहीं बढ़ गई पर्यावरण की आवश्यकता। इस प्रकार से प्रस्तावना हो गया। अगला आया था प्रदूषण की समस्या, तो फिर प्रदूषण की समस्या लिखकर डैश देना है। औद्योगिकरण, प्रदूषण की समस्या कैसे हो रहा है देखो, औद्योगिकरण, अत्यधिक फैक्ट्रियों के कारण, शहरीकरण से, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों का, जैसे कि धुआं बताएं, फैक्ट्रियों से कारखानों का धुआं हो गया, वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस, वाहनों से, गाड़ियों से जो जहरीली गैस निकलती है धुएं प्रकार का, प्लास्टिक हो गया, अत्यधिक उपयोग और गंदे जल का नदियों में प्रवाह पर्यावरण को दूषित कर रहा है। इससे अनेक बीमारियां फैल रही है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब वृक्षारोपण का महत्व क्यों है, पर्यावरण में वृक्ष को क्यों लगाना चाहिए, तो वृक्ष पर्यावरण के रक्षक है। वृक्ष जो है पर्यावरण के रक्षक है, वे हैं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। वनों की कटाई से बाढ़, ठीक है दोस्तों, अगर वनों की कटाई किया जाए तो बाढ़ आ सकता है, क्योंकि संतुलन में नहीं रहेगा, क्योंकि वनों वृक्षों के कारण से ही जो सो वर्षा होती है दोस्तों। तो वनों की कटाई से बाढ़ आ सकता है, सूखा हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः अधिक से अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता है, अधिक से अधिक आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, वृक्षारोपण। जल संरक्षण, जल का बचाव क्यों किया जाए, जल जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, जल स्रोत जो है तेजी से सूख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण वही पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ पड़ रहा है। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, जल का जो सो सीमित उपयोग, सोच समझ कर उपयोग, और वर्षा जलों का भी जो सो उपयोग करना चाहिए। जल स्रोतों की स्वच्छता से जल संकट को रोका जा सकता है, जल स्रोतों की स्वच्छता से जो सो जल संकट को रोका जा सकता है। अब लोगों को जागरूक करना है, जन जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना आवश्यक है, लोगों को जो है पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना आवश्यक है। अगला आता है निष्कर्ष। अतः पर्यावरण संरक्षण हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। निष्कर्ष क्या है, पर्यावरण जो है संरक्षण हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इसके बिना मानव जीवन और भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए सभी को जो सो कदम उठाना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। और दूसरा जो पूछा गया था सो डिजिटल शिक्षा का महत्व था, कौन सा, डिजिटल शिक्षा का महत्व। संकेत बिंदु इसमें देखिए क्या दिया गया, प्रस्तावना दिया गया, ऑनलाइन शिक्षा उपयोगिता, लाभ चुनौती, भविष्य की शिक्षा व्यवस्था और निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना सबसे पहले, तो सेम उसी प्रकार से हेडिंग बनाना है दोस्तों, आप जिस पर भी लिखिएगा। डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल युग में जो शिक्षा का स्वरूप तेजी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा है। आज तकनीक ने शिक्षा को पुस्तकों और कक्षाओं की सीमाओं से बाहर निकाल दिया है। कौन, तो डिजिटल युग ने, कंप्यूटर ने, ठीक है दोस्तों, मोबाइल ने, तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिक्षा को डिजिटल शिक्षा कहा जाता है। डिजिटल शिक्षा किसे कहा जाता है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से जो शिक्षाएं प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल शिक्षा। वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व जो है निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग, ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता देखिए, ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने की प्रक्रिया को सरल सुलभ बना दिया, क्योंकि विद्यार्थी जो सो घर बैठे जो सो पढ़ सकते हैं, कहीं दूर जाने, कहीं स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन
जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो कक्षाओं, ई-पुस्तकों और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है दोस्तों, और यह जो सो ऑनलाइन एक सशक्त माध्यम है और अगर इन सभी का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए तो इससे बहुत से लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। सही से अगर प्रयोग नहीं किया जा सकता तो इसका चुनौती क्या, देखिए लाभ व चुनौती। तो डिजिटल शिक्षा का प्रमुख लाभ यह है कि इससे समय और धन की बचत होती, समय की बचत होती, कहीं दूर कोचिंग क्लास नहीं करने जाना होता है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं और विषयों को बार-बार समझ सकते हैं, साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई। अब देखिए, हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी, इंटरनेट की कमी, तकनीकी उपकरणों का अभाव और ध्यान भटकने की समस्या। देखिए दोस्तों, वही दिया गया, ध्यान भटकने की समस्या डिजिटल शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयां है, क्योंकि वहाँ केवल शिक्षा से रिलेटेड नहीं मिलता, इंटरनेट में सभी प्रकार के टॉपिक अवेलेबल होते हैं। भविष्य की शिक्षा व्यवस्था, भविष्य की शिक्षा व्यवस्था। तो भविष्य में शिक्षा व्यवस्था जो है सो डिजिटल और पारंपरिक शिक्षा के मिश्रण पर आधारित होगी। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा के मिश्रण पर आधारित होगी। स्मार्ट कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड पर आज आप सभी देखते हैं कि सभी को ऑनलाइन में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा को और प्रभावी बनाएंगे। निष्कर्ष क्या आता है, देखिए अतः कहा जा सकता है, अतः क्या कहा जा सकता है कि डिजिटल शिक्षा जो है आधुनिक समय की आवश्यकता है। उचित संसाधनों और जागरूकता के साथ यह शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 52, भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पे 2 दिया गया है, कविता से लिया गया है, 2 जो सो 2 कविता को लिया गया है दोस्तों, इनका जो सो भाव स्पष्ट करना है। तो क में दिया गया है, लखन कहाँ हँसी हमारे जान, लखिए लखन जो सो कहाँ हँसी हमारे जान, सुनो देव सब धनुष समान, का क्षिति लाभु जून धनु तेरे तोरे, देखा राम नयन के भौरे। तो पहला तो ये हो गया, आगे फिर एक दिया गया है, इनमें से किन्हीं एक का जो सो भाव स्पष्ट करना है। तो हम सभी दोनों के भाव को स्पष्ट करने वाले दोस्तों, एग्जाम में एक ही का करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए भावार्थ क्या है, इन पंक्तियों में कवि किससे, कवि क्या बोलते हैं, तो कवि श्री राम की वीरता और सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि क्या करते हैं, तो कवि श्री राम की वीरता और सौंदर्य का वर्णन करता है। लक्ष्मण कहते हैं कि जब राम ने धनुष उठाया, राम ने जब धनुष उठाया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, सभी देवता जो सो प्रसन्न हो गए। धनुष टूटने की आवाज से संपूर्ण सभा गूंज उठी। जब धनुष तोड़ा गया किसके द्वारा, तो राम जी के द्वारा, तो संपूर्ण जो सो सभा गूंज उठी। राम की आंखों की शोभा अत्यंत मनोहारी थी, यह वीरता और सौंदर्य का उद्भुत संगम था, जो कि किसी ने भी धनुष को जो सो नहीं तोड़ पाया था। तो श्री राम कृष्ण ने ही, श्री राम भगवान ने ही जो सो धनुष को उठाकर तोड़ा था। अगला जो कि आता है दोस्तों, ख नंबर में, विकल विकल उन मन थे, उन मन विश्वास विश्व के निवास के सकल जन आए ज्ञात, आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से, किस दिशा से आए सो पता नहीं, से अत्यंत के घन तप्त धारा जल से फिर। चलिए आगे देखिए, इसी का दिया गया है, शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल कर दो और बादल को जो सो गरजने क्यों बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे भावार्थ इसका क्या है दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि बादल से गरजने और वर्षा करने का आह्वान करता है, वर्षा जो सो करने का आह्वान करता है, आह्वान करता है। ठीक है दोस्तों, यह आह्वान। तपती धरती, धरती जो सो गर्म हो रही, तो तपती धरती जल के अभाव में व्याकुल कवि चाहता है कि बादल जल बरसाकर धरती को शीतल कर दे, बादल जो सो जल को वर्षा को कराकर जो सो धरती को शीतल कर दे, ठंडा कर दे और जीवन को नया संचार दे। बादल यहाँ आशा और जीवन के प्रतीक हैं। तो इस तरह से हम सभी जो सो क्लास 10 जैक बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 के एमसीक्यू को पहले देख लिए थे और आज की इस क्लास में हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं दोस्तों। और आप सभी का एग्जाम से पहले आप सभी का जो सो एमसीक्यू सीरीज का सभी विषयों का एमसीक्यू कराया जाएगा दोस्तों। 150 से 200 एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि उसी से आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न एमसीक्यू और सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराया जाएगा, यानी 2 पार्ट में कराया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का 2-2 पार्ट, एक एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव प्रश्न। वहीं से आप सभी को जो सो प्रश्न देखने को मिलेंगे।
हालाँकि वीडियो जो सो थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि जो सो एक ही वीडियो में सारा एमसीक्यू हो जाएगा और एक वीडियो में सारे प्रश्न जो होंगे सो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इस कारण से थोड़ी वीडियो जो सो लंबी होगी। तो आप सभी जो सो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और एग्ज़ाम से पहले आप सभी का जो सो मैराथन क्लास आ जाएगा दोस्तों। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, और अगर आप सभी को किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको जो सो पीडीएफ चाहिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा। आप वहाँ से आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हाय लिख के भेजिए कि हमको जो सो पीडीएफ चाहिए, तो मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों? सभी का लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।